बदलते भारत की शान। जरूरी नहीं है कि कुछ नया करके ही सफल हुआ जा सकता है, बल्कि पुराने काम को भी एक नए तरीके से अंजाम देकर कामयाबी हासिल की जा सकती है। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है आज के हमारे गुजरात के किसान ने। जी हाँ, ये सफलतापूर्वक केले की खेती तो करते आ ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने नई तकनीकों का समावेश अपने बागों में किया, कामयाबी इनके कदम चूमने लगी। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ सफल किसान कार्यक्रम लेकर। आज के कार्यक्रम में बात होगी धीरेन्द्र कुमार देसाई की। धीरेन्द्र देसाई पेशे से भले ही किसान हो, मगर उनका दिमाग बिजनेसमैन की तरह ही काम करता है। इसी दिमाग की बदौलत आज कृषि क्षेत्र में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। धीरेन्द्र का गांव पथरा गुजरात के भरूच जिले में पड़ता है। इन्होंने 1991 में केले की खेती शुरू की थी। ये वो समय था जब इतनी ज्यादा तकनीक विकसित नहीं हुई थी और लोग पुराने तरीकों से ही खेती किया करते थे। प्रचलित फसलों की जगह केले को चुनना ये बताता है कि धीरेन्द्र खेती बाड़ी में कुछ करने के लिए आए हैं। वो किसान परिवार से ही है। इनके पिता भी खेती ही किया करते थे। जब इन्होंने केला उगाना शुरू किया, तब इनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। मैंने सन 1991 से केले की खेती की शुरुआत की। उस टाइम पे हमारे गांव में ना तो कोई ड्रिप इरिगेशन था, ना कोई टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी थी, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो खेती के लिए आज जो हम यूज करें वो नहीं थी। गुजरात के दक्षिण में बसे भरूच जिले को नर्मदा का वरदान प्राप्त है। इसका पानी खेतों को सूखने नहीं देता, पर समस्या तब आती है जब नदी रौद्र रूप धारण कर लेती है। नर्मदा के तट पर बसा होने के कारण भरूच जिला इस रौद्र रूप का शिकार हो जाता था। धीरेन्द्र देसाई का गांव भी बाढ़ की चपेट में आता रहता था और किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता था। इस समस्या से मुक्ति सरदार सरोवर बांध ने दिलाई। जब 1991 में हमने जब केले की फसल की शुरुआत की, तब तो हमारे यहाँ बहुत बार बाढ़ आ रहा था हर साल, क्योंकि मेरा गांव नर्मदा नदी के किनारे पे है। जब ये सरदार डैम हुआ डैम, वो हिसाब से पानी अभी डैम के हिसाब से स्टोरेज होने लगा, तो बाकी जो हमारे यहाँ आती थी वो पूरा एक हिस्ट्री बन गया, भूतकाल बन गया। अब बाढ़ आने का कोई चांसेस बहुत कम हो गया। तो पहले तो ये हमारे को बहुत सबसे जो बेनिफिट वाला पॉइंट है वही है कि भाई बाढ़ नहीं आती है तो हमारी फसल साल भर अच्छी रहती है। उस टाइम न तो हमारे पास मोबाइल था, ना कोई नेट बैंकिंग था, ना कोई डिजिटल पेमेंट का जमाना था। तो हम केला बेचने के लिए पूरे इंडिया में जाते थे। दिल्ली से लेकर राजस्थान, बंबई से लेकर हरियाणा तक जाते थे। तो हमें को जब वो केले का ऑर्डर लेने का है तो भी फोन करने के लिए यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जगह जाना पड़ रहा। वहाँ एसटीडीपीसीओ पे जाते थे और वहां से फोन करते तब हमारा ऑर्डर होता है। और गाड़ी लेने के लिए हमें अंकलेश्वर जाना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट जो केले का लोडिंग के लिए जो गाड़ी है उसको लेने के लिए अंकलेश्वर जाना है, यहाँ से 55 किलोमीटर दूर। शुरुआती 10-12 साल तक धीरेन्द्र ने पुरानी विधि से ही खेती की। 2002 के बाद इन्हें नई तकनीक के बारे में जानने का मौका मिला। टिश्यू कल्चर, ड्रिप इरिगेशन और घुलनशील उर्वरक। धीरेन्द्र सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा था कि आने वाला समय नई तकनीक का है। अगर इसे नहीं अपनाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। यही वजह है कि इन्होंने सभी नई तकनीकियों को हाथों हाथ लिया। ये ऐसी तकनीकियाँ थी जो धीरेन्द्र की खेती को पूरी तरह बदलने जा रही थी। सबसे ज्यादा असर उत्पादन और गुणवत्ता पर पड़ा। केले की फसल आमतौर पर 14 महीने में तैयार होती है।
इस हिसाब से 3 फसल लेने के लिए 42 महीने का समय चाहिए। धीरेन्द्र 26 महीने में ही 3 फसल ले लेते हैं। जब हम केला लगाते तो एक केले की गांठ आती, उसमें से हम केला का पौधा बना के हम उसको यूज करते थे और उसमें से हम उसका हार्वेस्टिंग करते थे। 2002 के बाद 2004 के बाद हमने टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी और ड्रिप इरिगेशन और ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर और नई टेक्निकों का उपयोग करके आज हम 26 महीने के इतने छोटे समय में 3 बार केले का हार्वेस्टिंग करते हैं। फॉरेन के लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी के 3 बार केला काटते हैं 26 महीने के शॉर्ट टाइम में। ये पूरे इंडिया में कहीं भी इतने कम समय में केला नहीं काटते। धीरेन्द्र की खेती को उन्नत बनाने में सबसे बड़ा योगदान टिश्यू कल्चर तकनीक का माना जा सकता है। इस विधि से तैयार पौधे एक जैसे और समान आकार वाले होते हैं। साथ ही इनमें बीमारी की संभावना भी कम रहती है। इसके अलावा पूरी फसल एक साथ तैयार हो जाती है और 95% पौधे विकसित होकर फल देने लगते हैं। कम बीमारियों की वजह से ही टिश्यू कल्चर विधि से उगाई फसल में लागत की कमी आती है। धीरेन्द्र निर्यात बाजार से भी जुड़े हैं, इसलिए उनके लिए गुणवत्ता बहुत ज्यादा मायने रखती है। जब 1991 से हम जब केले की शुरुआत की, खेती की शुरुआत की, तब हम केले की खेती में केले की गांठ से हम बुआई करके उसके पेड़ में से हम केला का लुंगन निकालते थे। जब हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, टिश्यू कल्चर, ड्रिप इरिगेशन, तो वो केले की जब गांठ लगा रहे थे तब हमारा 14 महीने में एक बार केला काटते थे और 12 से 15 टन पर ईयर उसका हमको उत्पादन मिलता था। आज जब हमने टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन, उस टाइम हम फ्लोर में फ्लोर इरिगेशन में उसका पानी इरिगेशन पौधे को देते हैं। अब जब हमने टेक्नोलॉजी मतलब में ड्रिप इरिगेशन करवाया, टिश्यू कल्चर लिया, बायोन्यूट्रिएंट मैनेजमेंट लिया, इंटीग्रेटेड बायोन्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का उसका यूज किया, फिर उस टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी से जो गांठ लगा रहे थे तब हमारा केला में यूनिफॉर्मिटी से उसका फ्लावरिंग नहीं आता था। तो आज 20 मन पर 100 मन, 2 दिन के बाद 1000 मन केला, ऐसा एक यूनिफॉर्म में उसका हार्वेस्टिंग नहीं आता था। साल में 3 महीना केला काटते थे हम। अब जब टिश्यू कल्चर का जब टेक्नोलॉजी हमने उसको अडॉप्ट किया तो यूनिफॉर्म में उसका फ्लावरिंग आया, यूनिफॉर्म में उसका हार्वेस्टिंग आया और जो हम 15 टन केला काटे थे उसकी जगह आज 35 से 40, 45, 49 टन पर एकड़, 49 टन पर एकड़ उसका हमें उत्पादन मिला है केले में 9 महीने के समय में। जब हम 14 महीने में एक बार केला काटे थे, अब हम 26 महीने में 3 बार केला काटते हैं, जब हमने टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट किया तब। केला सदाबहार फल है। इसकी मांग हर समय और हर जगह बनी रहती है। बाजार से ये कभी गायब नहीं होता। इसके अलावा ये वर्ग और हर उम्र के लोगों के बीच एक समान रूप से लोकप्रिय है। केले की इस खासियत ने भी धीरेन्द्र को सफल किसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धीरेन्द्र जी के बागों में उगाया जाने वाला केला दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट हो रहा है। अब एक्सपोर्ट के लिए चाहिए होती है अच्छी गुणवत्ता वाली उपज। धीरेन्द्र जी कैसे गुणवत्ता को बरकरार बनाए हुए हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। केला का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें इंटरनेशनल मार्केट में जो क्वालिटी के जो मेंटेन करना है बहुत डिफिकल्ट बात है, लेकिन वो भी हम करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो उसमें उसका एक क्राइटेरिया होता है कि उसको पहले तो डिफ्लावरिंग करना पड़ता है, पहले तो उसको बर्ड इंजेक्शन मारना पड़ता है और थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए, बाद में उसका डिफ्लावरिंग करना पड़ता है, फिर उसको बिक्स कटिंग करना पड़ता है, फिर उसका जो मैच्योरिटी टाइम आता है, उसका जो रिक्वायरमेंट है 42 से 44 कैलिब्रेशन का, जो इंटरनेशनल मार्केट में 9 इंच का लंबा है, और 42 से 42 का जो उसका कैलिब्रेशन है, वो हिसाब की क्वालिटी मेंटेन करके उसका एक्सपोर्टर देखते हैं कि ये माल वहां चलने वाला है, तब हम उसको एक्सपोर्ट करके रेट करके उसको देते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, आगे देखेंगे कि कैसे धीरेन्द्र जी ने अपनी खेती को एक उद्यम का रूप दिया। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए
रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। वर्ष 1991 में धीरेन्द्र जी ने केले की खेती की शुरुआत यूं ही नहीं कर दी थी। उनका सपना यही था कि वो इस खेती को उद्यम के रूप में स्थापित करें और इसके लिए उन्होंने एक एफपीओ का गठन किया, जिसके चलते उन्हें समय समय पर मार्केटिंग के लिए भी मदद मिलती रही। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन एक कंपनी की तरह है जिसके मालिक किसान ही होते हैं। एफपीओ से जुड़ने के बाद किसानों को सस्ते दामों पर बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, कृषि तकनीक, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, आर्थिक मदद और तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाया जाता है ताकि वो खेती में बिना रुकावट बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके अलावा सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। धीरेन्द्र ने भी 350 किसानों को साथ लेकर एक एफपीओ तैयार किया है। केले के मार्केटिंग के लिए हम 1991 से हमने एक फार्मर पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। उसके माध्यम से हम 300 से 350 किसान लोग उसमें जुड़े हुए थे और वो पूरा 350 जैसे किसानों का माल के बेचने के लिए हम पूरे इंडिया में दिल्ली की हजारपुर मंडी से लेके बम्बई का भाईखल्ला में केला मार्केट से लेके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सब जगह पे हम केला बेचने गए थे और जाते थे। धीरेन्द्र के पास अपनी 25 एकड़ जमीन है और 15 एकड़ जमीन उन्होंने बटाई पर ले रखी है। इस तरह कुल 40 एकड़ पर खेती कर रहे हैं। इनका प्रमुख काम केला उगाना ही है, लेकिन खेती में फसल चक्र बहुत जरूरी है। इसके बिना मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो जाएगी, जिसका असर उत्पादन पर भी पड़ेगा। फसल चक्र के रूप में वो जूट और दूसरी फसलें उगा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकारी योजनाओं का भी भरपूर उपयोग किया है। मेरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में मेरे साथ 15 से 20 आदमी लोग रोज को मैं रोजगार देता हूँ और मेरा जो विचार, मेरी जो टेक्नोलॉजी है, उसके साथ मेरे एरिया के बहुत सारे किसान, थाउजेंड ऑफ किसान जुड़े हैं। साथ में गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, लखीमपुर, गाजियाबाद के भी किसान लोग मेरे साथ फोन पे संपर्क करके केले की फसल के बारे में मेरे पास से मार्गदर्शन लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके उसको भी एक अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद धीरेन्द्र ने अपने खेतों में वैज्ञानिक विधियों को अपनाया है और खेती शुरू करने से पहले पूरा अध्ययन किया। ये कृषि के अलग अलग विषयों पर आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों में गए। यहाँ से उन्हें नई नई जानकारियाँ मिली, सरकारी सहायता के बारे में पता चला, योजनाओं की जानकारी हासिल हुई और इस बात का भी अंदाजा हुआ कि खेती का क्षेत्र असीम संभावनाओं से भरा है। हमारी ये टेक्नोलॉजी के लिए सरकार का भी बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट करने में सरकार का भी बहुत बड़ा अहम रोल है। पहले हमारी सरकार एक किसान को 4 हेक्टेयर में टिश्यू कल्चर की लिमिट में वो सब्सिडाइज करते थे और ये ड्रिप इरिगेशन के लिए वो भी एक कंपनी बनाया, गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी। तो टिश्यू कल्चर और ड्रिप इरिगेशन भी सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा सब्सिडी के रूप में किसान को दिया, साथ में उसने टेक्नोलॉजी भी दिया किसानों को। अभी रिसेंटली सरकार ने ऐसा जो 4 हेक्टेयर की लिमिट उसको उठा के जो भी किसान 4000 छोड़ लगाएंगे, 4000 प्लांट लगाएंगे, उसको पर 5 रुपया सब्सिडाइज करके उसको प्रोत्साहित कर देंगे, तुम केला लगाओ, हम आपको 5 रुपया देंगे सब्सिडी में। वो हिसाब से सरकार ने भी बहुत ज्यादा किसानों का आर्थिक उत्पादन और आर्थिक पैसा और टेक्नोलॉजी का यूज करे, वो हिसाब से उसको मदद की है। धीरेन्द्र देसाई खुद भी अच्छी कमाई कर रहे हैं और 15-20 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं।
इसके दूसरे किसान भी इनके संपर्क में रहते हैं और अपनी खेती को उन्नत बनाने के तरीके सीखते रहते हैं। इनके पास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी से भी किसानों की फोन कॉल्स आती हैं। आजकल खेती में रसायनों के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते प्राकृतिक और जैविक खेती को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, इन पर जोर दिया जा रहा है। धीरेन्द्र जी भी इन्हें अपनाए हुए हैं, अपने बागों में वो जैविक तरीकों को अपना रहे हैं। तो किस तरह के प्रबंधन वो कर रहे हैं, आइए उन्हीं से जानें। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक न सिर्फ फसलों को जहरीला बना रहे हैं, बल्कि वो पर्यावरण और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के लिए भी हानिकारक हैं। बहुत से किसान ज्यादा उपज के चक्कर में रासायनिक उर्वरकों की मात्रा बढ़ाने लगे हैं। इससे खेती की लागत भी बढ़ रही है और फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। धीरेन्द्र को चूंकि गुणवत्ता का खास ख्याल रखना होता है, इसीलिए वो रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बचने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि धीरेन्द्र फसल की पोषण जरूरतों को फिर पूरा कैसे करते हैं। हमारी ये टेक्नोलॉजी के लिए हम जो भी सीखे, हम कुछ भगवान तो थे नहीं, हम सब सीख के आए। हमें भी बहुत सारे सरकार के सपोर्टिव सेमिनार कॉन्फ्रेंस में बोल के हमें आमंत्रित किया और सब किसानों को लोग आमंत्रित करके नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में आविष्कार करते हैं, और वो जो लोग उसको इम्प्लीमेंट किया है वो सब लोग आज अच्छी तरह से ये टेक्नोलॉजी अच्छी खेती कर रहे हैं और अपना अच्छा आर्थिक उत्पादन और पैसा की कीमत बढ़ा रहे हैं। मैंने सरकार के पास से ड्रिप इरिगेशन सब्सिडी भी लिया, टीसी कलर टेक्नोलॉजी का भी सब्सिडी लिया, उसके साथ में जाके बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में और सेमिनार में जाके अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी सीखा और वो मेरे खेत में आके मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और उसका मेरे को ये आउटपुट मिला है। सरकार जैविक भोजन उपलब्ध कराने के मिशन में लगी है। इस तरह हम कह सकते हैं धीरेन्द्र जैसे किसान इस मिशन को पूरा करने में योगदान दे रहे हैं। वैसे भी टिश्यू कल्चर विधि में कीट और बीमारियां कम लगती हैं, इसलिए धीरेन्द्र के लिए जैविक खेती थोड़ी आसान है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे केले की खेती में ड्रोन के महत्व के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपको दास्तान बता रहे हैं गुजरात के प्रगतिशील किसान धीरेन्द्र कुमार देसाई की। ये केले की खेती कर रहे हैं। अब केले की खेती में ड्रोन का कितना महत्व है, आइए जानते हैं। धीरेन्द्र अपनी फसल को लेकर बेहद गंभीर हैं और नई तकनीक को लेकर जागरूक भी। केले की खेती को उन्नत बनाने में उन्हें जहां से जो सहायता मिलती है उसे ले लेते हैं। यहाँ तक कि उनके खेतों में ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। धीरेन्द्र के पास अपना कोई ड्रोन नहीं है, इसके लिए उन्हें सागर सहाय से संपर्क करना पड़ा। सागर की कंपनी किसानों के बीच नई तकनीक को लेकर कई तरह से काम कर रही है। वो हर दिन किसानों को मौसम की जानकारी उपलब्ध करा रही है और मिट्टी की सेहत का भी ख्याल रख रही है। धीरेन्द्र सॉइल हेल्थ के मामले में भी सागर सहाय की सेवाएं ले रहे हैं। हमारी कंपनी एग्रीकल्चर के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी के साथ फार्मर को जोड़ने का काम करती है। जैसे वेदर स्टेशन है, सॉइल टेस्टिंग है। सॉइल टेस्टिंग भी हम फार्मर के फार्म पे जाके ऑन स्पॉट 10 मिनट्स के अंदर उनको सॉइल टेस्टिंग का रिपोर्ट दे देते हैं, तो फार्मर को आइडिया आता है कि उनको कौन सी खाद डालनी है या नहीं डालनी है, उनकी सॉइल का हेल्थ कैसा है। और सेकंड, हम ड्रोन स्प्रे, जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और भारत सरकार जो ड्रोन स्प्रे के लिए हर एक फार्मर की हेल्थ के लिए ड्रोन लाई है, और ड्रोन से हर एक फार्मर के लिए ड्रोन से स्प्रे हुए फार्मर की हेल्थ अच्छी रहे, बराबर है। और हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर
धीरेन्द्र भाई हमारे साथ वो केले का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने भी उनके फार्म में और उनके गांव के अंदर ड्रोन से पहली बार केले के अंदर स्प्रे करवाया हुआ है और एग्रीऑन कंपनी की हर एक सर्विस उन्होंने लिया हुआ है। उन्होंने उनकी जमीन के लिए हेल्थ का जो हमारा प्रोग्राम है वो उन्होंने करवाया हुआ है और हम लोग डायरेक्ट फार्मर को डे टू डे अपडेट देते हैं कि नेक्स्ट आपका वेदर कैसे रहने वाला है और आपको क्रॉप में कौन सा डिसीज आने वाला है। तो ये तो हो गई तकनीक की बात। आइए अब आपको बताते हैं नवसारी कृषि विश्वविद्यालय की अहम भूमिका के बारे में। धीरेन्द्र की इस कामयाबी में नवसारी कृषि विश्वविद्यालय का भी योगदान है। इस विश्वविद्यालय के तहत एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी चल रहा है, जो पढ़ाई के साथ साथ किसानों को तकनीकी मदद भी मुहैया करा रहा है। अभी ये गुजरात जो राज्य है, यहाँ पे उद्योग और कृषि दोनों ही बड़े तीव्र गति से विकास कर रहे हैं। और गुजरात में कृषि की बात करें तो जो दक्षिण गुजरात है वो उद्यानिकी कटोरे के नाम से जाना जाता है और यहाँ उद्यान विज्ञान का बहुत ही अच्छा स्कोप है। और यहाँ जो उद्यानिकी से जो संबंधित किसान हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनमें से एक किसान धीरेन्द्र भाई, वो पथरा गांव के धीरेन्द्र भाई है, वो केले की बहुत ही उन्नत कृषि कर रहे हैं और ये इनको राज्य सरकार का जो उद्यानिकी विभाग है वो भी सहायता प्रदान कर रहा है तथा नवसारी कृषि विश्वविद्यालय से भी ये काफी तकनीक जो है वो लेते हैं और उनको अपनाते हैं और बहुत ही अच्छी उम्दा किस्म के जो केले का उत्पादन कर रहे हैं तथा वो दूसरे किसानों को भी अच्छी जो तकनीक है उनका ज्ञान देते हैं तथा क्वालिटी जो केले का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मार्केटिंग के उस्ताद धीरेन्द्र के खेतों में उगा लगभग हर केला किसी न किसी काम का है। गुच्छों की कटाई के बाद वो प्राप्त केलों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे उम्दा क्वालिटी का केला निर्यात कर देते हैं, दूसरे दर्जे का केला घरेलू मार्केट में काम आ जाता है और इससे भी कम क्वालिटी के केले का चिप्स बन जाता है। ये नितेश भाई का कारखाना है। वो 9 साल से चिप्स बनाने के काम में लगे हैं। पूरे गांव से केले खरीदते हैं। धीरेन्द्र का केला भी इन्हीं के पास आता है। धीरेन्द्र देसाई के काम की गूंज उनके राज्य में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दे रही है। उन्हें 20 से ज्यादा राष्ट्रीय और 10 से ज्यादा राज्य स्तर के पुरस्कार मिल चुके हैं। 2018-19 के बाद तो पुरस्कारों की झड़ी सी लग गई है। मुझे ICAR भारत सरकार का कृषि और कल्याण मंत्रालय से ICAR का इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ICAR का जो नेशनल अवार्ड है जगजीवन राम फार्मर अवार्ड वो 2020-21 में 1 लाख रुपए के इनाम के साथ भारत सरकार ने दिया था मेरे को। 2018 और 19 में IAR ने मुझे इनोवेटिव फार्मर ऑफ द ईयर के अवार्ड दिया था। 2019-20 में IAR ने IAR फेलोशिप भी दिया था, इंडियन फार्मर फेलोशिप अवार्ड 2020-21 का भी मेरे को दिया। इसके अलावा देश के बहुत सारे यूनिवर्सिटी और हॉर्टिकल्चर की जो संस्था है उसने भी मेरे को इनोवेटिव और हॉर्टिकल्चर का बहुत ज्यादा अवार्ड दे चुके हैं। करीब मुझे 20 से ज्यादा नेशनल अवार्ड और 10 से ज्यादा स्टेट अवार्ड के अवार्ड मेरे को मिल चुके हैं। 2018 में 20 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। 2022 में किसानों की आय 2 गुनी कैसे होगी उस पर एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह, उसमें मुझे कृषि मंत्रालय से आमंत्रित करके मेरा भी एक विचार मेरे पास से भी एक सुझाव लिया था। मेरा जो सुझाव था वो किसानों को पैसा और सब्सिडी देने से उसकी आवक डबल नहीं हो सकती है। किसानों को एक टेक्नोलॉजी देना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी देने के बाद उसका एक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद उसमें अपडेट भी होना चाहिए टेक्नोलॉजी और अपग्रेड भी होना चाहिए। साथ में से जो जगह पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ उसको इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाना चाहिए, तब किसानों की आवक डबल हो सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय 2 गुनी करने के संबंध में सुझाव मांगे थे। धीरेन्द्र देसाई ने भी अपना सुझाव भेजा था। इनका मानना है कि सब्सिडी के बजाय अगर किसानों को नई तकनीक उपलब्ध कराई जाए
और फिर उसे अपग्रेड भी किया जाए तो ज्यादा फायदेमंद होगा। यही बात प्रधानमंत्री को भेजे सुझाव में भी थी। गुजरात कारोबारी सोच रखने वाले लोगों का राज्य है। धीरेन्द्र कुमार देसाई ने भी कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने केले की खेती को एक बिजनेस का रूप दिया और इसमें कामयाबी हासिल की। और ऐसी ही दास्तानें बता दें हम आपको लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप हमारा एक कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप रुख कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का, या फिर कोई ऐसी दास्तान आपके पास है जो हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। ईमेल ID है हमारी safalkisan@gmail.com, या फिर पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।